वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रॉयल एकेडमी। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे द करंट अफेयर ऑफ फेब मंथ। इससे पहले हम करंट अफेयर जनवरी मंथ के, अगस्त मंथ के और सितंबर मंथ के कवर कर चुके हैं। और फेब मंथ के करंट अफेयर में जो पहला टॉपिक है वो है प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत was the monthly journal which was started by Swami Vivekanand, and it was the monthly journal of Ramakrishna Order। रामकृष्ण ऑर्डर का ये एक मंथली जर्नल था जो कि लॉन्च हुआ 1896 में, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ इंडियाज स्पिरिचुअल नॉलेज। तो जो इंडिया का स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको स्प्रेड करना थ्रू आउट द वर्ल्ड। रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी he has addressed 125th anniversary celebration of प्रबुद्ध भारत। So 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था, एंड ये जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था अद्वैता आश्रम के द्वारा लॉन्च किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि है उत्तराखंड में। अद्वैता आश्रम इज द पब्लिशिंग हाउस ऑफ प्रबुद्ध भारत। और अगर बात करी जाए प्रबुद्ध भारत के साथ एसोसिएटेड फेमस लीडर्स की, सो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, श्री अरविंदो, he has contributed to this journal। Next, India's Justice Report। India's Justice Report was initiative by Tata Trust along with the Center for Social Justice, and this report ये रिपोर्ट एनालाइज करती है एक्सपेंडिचर, वैकेंसीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, मेंबर ऑफ SC, ST एंड OBC across large mid-sized states and smaller states। अगर बात करी जाए डाटा की, सो बिहार हैज एम्प्लॉयड मोस्ट वुमेन इन इट्स पुलिस फोर्स। बिहार जो स्टेट है उसने पुलिस फोर्स में सबसे ज्यादा वुमेन जो है वो एम्प्लॉयड करी हैं, एंड द परसेंटेज इज 25.3%। तमिलनाडु हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन पुलिस ऑफिसर। वुमेन पुलिस ऑफिसर सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, हाईएस्ट परसेंटेज में। एंड कर्नाटका इज द ओनली स्टेट टू मीट SC, ST, OBC कोटा, एंड दिस डाटा was given by India's Justice Report। India's Justice Report। Next is Emirati Nationality Law। So recently the Emirati International Law was amended by UAE। UAE के द्वारा एमिराती नेशनलिटी लॉ जो है वो अमेंड किया गया in order to grant citizenship to expatriates जो बाहर से आए हुए रेजिडेंट्स हैं यूएई में, उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के लिए एक अमेंडमेंट किया गया है। जो पर्सन विद स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं, जैसे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट, ऑथर्स and their families। So UAE want to grant citizenship to them, and this law, Emirati nationality law, related to the citizenship। Next, Khelo India scheme। Khelo India scheme was in news because recently 13-day खेलो इंडिया जानस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल कंक्लूडेड एट जानस्कर वैली। जानस्कर वैली में 13-डे खेलो इंडिया जानस्कर विंटर स्पोर्ट जो है वो लॉन्च किया गया लद्दाख में।
और इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस एंड द लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट under Khelo India scheme, and Khelo India scheme is the national sports program, and this Khelo India Janskar Winter Sport and Youth Festival aim to promote economic activity and winter tourism in Ladakh. So इकोनॉमिक एक्टिविटी और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए लद्दाख में ये खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत एक खेलो इंडिया जानस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल लॉन्च करा गया लद्दाख में। नेक्स्ट इज बेयर नेसेसिटी इंडेक्स। रिसेंटली आवर इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 has also mentioned about bare necessity index, और इस इकोनॉमिक सर्वे में ये भी बोला गया कि जो ह्यूमन की नीड है वो अभी रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वहीं तक सीमित नहीं है, इससे आगे बेयर नेसेसिटी जा चुकी हैं। अभी अगर बात करी जाए बेयर नेसेसिटीज की तो टेक्नोलॉजी भी उसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रही है। और अगर बात करी जाए बेयर नेसेसिटी इंडेक्स में तो ये क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है इनइक्वालिटीज बिटवीन अर्बन एंड रूरल इंडिया in term of bare necessities like drinking water, sanitation, housing condition. And what are the inequality? असमानता क्या है अर्बन एरिया और रूरल एरिया में? अगर बात करी जाए ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग कंडीशन जो कि एक बेयर नेसेसिटीज में आती हैं। अगर इस इंडेक्स की बात करी जाए तो इस इंडेक्स में 26 इंडिकेटर हैं 5 डायमेंशन में 26 इंडिकेटर्स हैं, और 5 डायमेंशन हैं वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड अदर फैसिलिटीज। इट आल्सो क्लासिफाई द रीजन इन 3 लेवल ऑफ एक्सेस ऑफ बेयर नेसेसिटी। सो किसी रीजन को डिवाइड किया जा सकता है 3 लेवल पे ऑन द बेसिस ऑफ बेयर नेसेसिटीज, namely high, medium and low. Next, the Little Book of Encouragement. The Little Book of Encouragement is a book which is authored by Dalai Lama. Dalai Lama is a Tibetan spiritual leader, and this book include quotes, the word of wisdoms to the people to face realities of the world posed by pandemic. And this book is also discussing about how to combat extremism को कैसे मैनेज किया जा सकता है, पोलैरिटी को कैसे मैनेज किया जा सकता है, क्लाइमेट चेंज को कैसे कॉम्बैट किया जा सकता है, and he has also given his view on Tibet. As you know, Tibet was annexed by China, and after that जो तिब्बतियन लोग थे they have migrated to India, और इंडिया ने जो था इनको शरण दी। और अभी जो है इंडिया चाइना के रिलेशंस जो हैं तिब्बत को लेके उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि तिब्बत एक बफर जोन था बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और चाइना के द्वारा तिब्बत जब से एनेक्स हुआ है, और यही कारण एक तरह से 1961 वॉर का भी रहा, जो कि इंडो चाइना वॉर भी बोलते हैं इसको। सो वन ऑफ द रीजन इज एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत। नेक्स्ट इज सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। सो रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर बनाया जा रहा है, सेटअप किया जा रहा है चेन्नई में।
and it aimed to strengthen research for conservation and management of wetland. This has been set up as a part of National Center for Sustainable Coastal Management, that is in Chennai. And the center would also serve as knowledge hub and facilitate exchange between state wetland authority. So it will be the India's first center for wetland conservation and management, which has been set up in Chennai. Next is the Commonwealth Human Right Initiative. The Commonwealth Human Right Initiative is an independent and international NGO which work toward realization of human right जो लोगों के राइट होते हैं वो कैसे हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज में. और रिसेंटली जो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव हैज रिसेंटली issued a statement. एक स्टेटमेंट कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव के द्वारा इशू करी गई फॉर द विड्रॉल ऑफ सेडिशन केसेस. जो सेडिशन चार्जेस लगे हैं जर्नलिस्ट के ऊपर, उनको बंद करने की नोटिस जो है वो इशू किया गया है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव के द्वारा. एंड इट ऑल्सो sought the repealing of sedition and criminal defamation. सेडिशन चार्जेस में किसी भी पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ सम एक्टिविटीज जो कि देश के खिलाफ होती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है और सेडिशन के चार्जेस उनके ऊपर लगाए जाते हैं. और इन सेडिशन के चार्जेस में जो ह्यूमन राइट्स हैं वो भी वायलेट हो जाते हैं. तो ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, जो कभी ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करती थी, उन कंट्रीज में ह्यूमन राइट्स को बचाने का काम करती है. सो दिस इज द कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव. नेक्स्ट इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे. वर्ल्ड वेटलैंड डे is observed every year on 2nd Feb. On 2nd Feb, in order to create awareness on the importance of wetland and its role played in the planet. तो wetland का क्या importance है in our ecosystem, in our diversity, and what is the role of wetland in the planet. This year the theme was wetlands and water. Wetland and water, and this theme highlight the importance of wetland as fresh water. Wetland एक सोर्स की तरह कैसे काम करते हैं एज ए फ्रेश वाटर. सो ये इम्पोर्टेंस दिखाई जा रही है, हाईलाइट करी जा रही है through this theme. It also encourage action from people and countries to restore them. अगर मैं बात करूं wetlands की, तो now wetlands in India are 46. There are 46 total wetland, total Ramsar site. अगर हम बात करें wetlands की, so there is a convention which is called as रामसर साइट. और रामसर कन्वेंशन बात करता है मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स, मैनेजमेंट एज वेल एज कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स. और इसी के तहत रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो वेटलैंड एक नेशनली इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं बायोडाइवर्सिटी में, उन
साइट्स को, उन वेटलैंड्स को रामसर साइट घोषित किया जाता है। और इंडिया में रामसर साइट हैं, इंडिया में रामसर साइट हैं 46। There are 46 Ramsar site, and recently 4 were added in 2 states. Uh, 2 are added in Gujarat and 2 are added in Haryana. 2 are added in Haryana. Next is Democracy Index. So Democracy Index is released by Economist Intelligence Unit. Economist Intelligence Unit release Democracy Index, and इंडिया की जो इसमें रैंकिंग है वो है 53। इंडिया की रैंकिंग है 53। एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन होती है, दैट इज द गवर्नमेंट दैट वी इलेक्ट, द गवर्नमेंट दैट वी इलेक्ट, इट इज फॉर द पीपल, इट इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, एंड बाय द पीपल। मीन्स द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है जो इलेक्ट करी जाती है लोगों के द्वारा, वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लोगों की होती है और लोगों के लिए होती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। सो कोई कंट्री कितनी डेमोक्रेटिक है उसके बेस पे एक इंडेक्स बनाया जाता है, एंड इंडिया इज इन द पोजीशन of 53, and as you know India is the largest democracy in the world. Next, India's nominal economic growth, India's nominal economic growth as per Moody's, as per Moody's has estimated the India's nominal growth rate, India's nominal growth rate जो है वो इंडिया का एस्टिमेट किया गया है, किसके द्वारा एस्टिमेट किया गया है? मूडीज के द्वारा 17%, 17% फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2021-22। और ये जो एस्टिमेशन दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ जो बजट है गवर्नमेंट का, उसके बेसिस पे दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने फोकस किया है हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने फोकस किया है हाईएस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, फाइनेंशियल सेक्टर्स के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस किया है, एंड एसेट सेल्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट विल स्टिमुलेट द ग्रोथ। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल डे of human fraternity, international day for human fraternity is observed every year on Feb 4, and this year the theme was a pathway to the future, the pathway to the future. In the year 2019, on the same day, the document entitled Human Fraternity for the World Peace and Living Together was signed in 2019. तो एक डॉक्यूमेंट था ह्यूमन फ्रेटर्निटी फॉर वर्ल्ड पीस एंड लिविंग टुगेदर, जो कि साइन हुआ 2019 में, एंड आफ्टर दैट वी आर सेलिब्रेटिंग एवरी ईयर द इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी, which is observed, which is recognized by the United Nations. Next is National Horticulture Fair. So फेब मंथ में 5 डे का एक नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर जो है वो लॉन्च किया गया ऑन 8 फेब एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कैंपस
which is located in Bengaluru. And the theme of this National Horticulture Fair was Horticulture for the Startup and Stand Up India. Horticulture for the Startup and Stand Up India to encourage farmer to become entrepreneur. So फार्मर को entrepreneur एनकरेज करने के लिए, entrepreneurship को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में हॉर्टिकल्चर को जो है वो लॉन्च किया गया, हॉर्टिकल्चर फेयर जो है उसको लॉन्च किया गया. एंड द फेयर कैन also be attended by people across the country virtually. So दो physical and virtual mode दोनों में था. एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव था टू एनकरेज फार्मर टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स. नेक्स्ट current affair is from the person is news, that is Broccasia nana. Broccasia nana is the this is the species which is discovered recently. The German Madagascan team has discovered chameleon subspecies in Madagascar. माडागास्कर में एक chameleon subspecies जो है उसको डिस्कवर किया गया है जर्मन माडागास्कन जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा. which might be the smallest reptile on earth, और जिसका नाम है Broccasia nana. Broccasia nana. As per scientists, the species native to northern Madagascar rainforest and might be threatened by extinction. Next is Samagra Shiksha Scheme. Samagra Shiksha Scheme was in news because recently Education Ministry is set up to name 383 residential school and 680 hostels funded by Samagra Shiksha Scheme as Netaji Subhash Chandra Bose Residential School. So funded किया जा रहा है एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा 383 रेजिडेंशियल स्कूल एंड 680 हॉस्टल्स समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत एज सुभाष चंद्र बोस रेजिडेंशियल स्कूल. और ये अंडर समग्र शिक्षा स्कीम द मिनिस्ट्री विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट एंड यूटी टू ओपन एंड रन रेजिडेंशियल school to promote schooling in less populated areas and tribal areas. तो स्कूलिंग को प्रमोट करने के लिए रेजिडेंशियल स्कूल को प्रमोट किया जा रहा है अंडर समग्र शिक्षा स्कीम. सो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज. नेक्स्ट, ग्लेशियर बर्स्ट अकर इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड. सो रिसेंटली एक ग्लेशियर आउटब्रस्ट हुआ उत्तराखंड में इन द रिवर ऑफ धौलीगंगा एंड many projects, many peoples were missing in this massive flash flood. And if I talk about the hydel power project which were located in Dhauliganga river, namely Rishi Ganga small hydro project and National Thermal Power Plant Corporation, that is Tapovan project, they are also washed away from this outburst. So Dhauliganga is also in news. So ये आप देख सकते हैं. Next, anti-monopoly draft law. The Chinese government recently एक न्यू एंटी मोनोपोली गाइडलाइंस जो है वो
रिलीज करी है, जिसमें टारगेट किया गया है इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स। इंटरनेट प्लेटफॉर्म को टेक जाइंट्स जो हैं उनको टारगेट किया गया है और उनके ऊपर जो रूल्स हैं उनको टाइट किया गया है, उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया है। कंट्री ने रिलीज किया एंटी मोनोपोली ड्राफ्ट लॉ नवंबर लास्ट ईयर में, और अभी इसको लेके जो है वो काफी न्यूज में रहा है, क्योंकि इनकी जो गाइडशिप है ये इम्पेक्ट कर रही है ई कॉमर्स इंडस्ट्री को, ई कॉमर्स साइट्स जितनी भी हैं, लाइक अलीबाबा, टी मॉल मार्केट प्लेसेस, JD.com, पेमेंट सर्विसेज लाइक एंट ग्रुप, अलीपे, वी चैट पे। सो जो टेक जाइंट हैं इनके ऊपर जो है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन और जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की वो टाइट करने के लिए एंटी मोनोपोली ड्राफ्ट लॉ जो है वो पास किया गया। किस कंट्री के द्वारा? चाइनीज गवर्नमेंट, चाइना के द्वारा। नेक्स्ट, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। Security and Exchange Board of India was established in 1982. The headquarters is in Mumbai. And the objective of SEBI is to regulate कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। मनी मार्केट को रेगुलेट किया जाता है RBI के द्वारा। इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट किया जाता है IRDAI के द्वारा। IRDAI stands for Insurance Regulatory Development Authority of India. So why SEBI was in news? SEBI was in news because recently SEBI has imposed penalty of 1 crore rupees on National Stock Exchange. National Stock Exchange, तो दो इंडिया में एक्सचेंज हैं, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करी जाए तो उसका इंडेक्स है सेंसेक्स। Sensex is the index of Bombay Stock Exchange and Nifty is the index of National Stock Exchange. So recently NSE के ऊपर जो है वो 1 करोड़ रुपीस की पेनल्टी इम्पोज करी गई है सेबी के द्वारा। सो इट वाज इन न्यूज, ठीक है। और NSE अभी जो है वो एलिज्ड हुआ है फॉर इट्स फेलियर टू कंप्लाई विद the stock exchange and clearing corporate rules और स्टॉक एक्सचेंज को कंप्लाई करने में फेल रहा है NSE। और SEBI has also made penalty on the former chief executive for being liable to the act of NSE। तो जो फॉर्मर चीफ हैं NSE के, उनको जो है वो लाइबल माना गया है NSE के एक्ट्स को लेके, और उनके ऊपर भी पेनल्टीज लगाई गई हैं सेबी के द्वारा। नेक्स्ट इज सर्ब वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, सर्ब स्टैंड्स फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, and it is a statutory body. Statutory body means this body made by an act of law। एक्ट के थ्रू इस बॉडी को बनाया गया है, इस बोर्ड को बनाया गया है, एंड इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन, that is 8th of March, 8th of March, and in science 4 young women fellow of National Science Academies have been awarded
द सर्व वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड विच वॉज इन न्यूज, एंड इसमें जो है वो 15 लाख की जो ग्रांट है वो दी जाती है टू परस्यू रिसर्च आइडियाज। रिसर्च आइडियाज को परस्यू करने के लिए 15 लाख की ग्रांट जो है वो दी जाती है वुमेन्स को, in order to promote the women in the field of science and engineering research. Next, road crash. Road crash was in news because recently India made record in the highest number of road crash uh, in terms of death across the world. So India has recorded highest number of road crash death in the world. And the World Bank recently released a report titled Traffic Crash Injuries and Disabilities, the Burden on Indian Society. So recently this report was launched by World Bank, very important. And Union Transport Minister Nitin Gadkari released the report which highlight the unequal impact of a road crash on poor household. So over 75% of poor household in India reported a decline in their income after road traffic crash. So recently एक इंडियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के द्वारा, नितिन गडकरी जी के द्वारा एक रिपोर्ट जो है वो लॉन्च करी गई है, जिसमें इनइक्वालिटी दिखाई गई है, असमानता दिखाई गई है in the increasing number of road crash leading to the poverty. So poor household में जो एक्सीडेंट देखे गए हैं, इंक्रीज इन एक्सीडेंट्स देखे गए हैं, सो 75% ऑफ पुअर हाउस होल्ड उनकी इनकम जो है वो डिक्लाइन हुई है एज पर दिस रिपोर्ट। एंड वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है इसको भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, मलेरिया वॉज इन न्यूज बिकॉज मलेरिया caused 4 lakh human death in the year 2019, and it is said to be causing highest number of death among all vector-borne disease. Vector-borne diseases are those diseases which caused from the infection by biting of other species. For example, mosquitoes. So mosquitoes, malaria, dengue are the vector-borne diseases. And researcher from Tata Institute for Genetic and Society and Institute of Bioinformatics and Applied Biotechnology, they have released detailed genome of the malaria mosquito vector. So India has recorded highest number of death because of malaria, and सभी वेक्टर बॉर्न डिजीजेस में मलेरिया के कारण डेथ जो हुई है वो ज़्यादा हुई है। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस में सबसे ज़्यादा डेथ किस डिजीज के कारण हुई है? द आंसर इज मलेरिया। Progress MS-16. So it is what? Progress MS-16 is a unmanned Russian cargo ship. एक रशियन कार्गो शिप है जो कि लॉन्च करी गई सक्सेसफुली और जो कि लोडेड थी विद सप्लाईज फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सप्लाईज के लिए एक रशियन कार्गो शिप जो है, जिसमें सप्लाईज जो है वो ट्रांसफर करी जानी थी, वो सक्सेसफुली लॉन्च किया गया और ये किया गया रशिया के द्वारा। और द शिप इज कैरिंग वाटर प्रोपेलेंट
and other supplies. Next is FAME India. FAME India stands for Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicle in India. So इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए फेम इंडिया प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, एंड दिस इज द फेज 2 ऑफ अ फेम स्कीम। एंड इसके लिए जो बजट बनाया गया है वो बनाया गया है 10,000 करोड़ का। एंड एज पर रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, द गवर्नमेंट एम टू सपोर्ट थ्रू सब्सिडी about 62,000 electric passenger car and buses along with 15 lakh electric 3 and 2 wheelers. So government is going to subsidize 62,000 electric passenger car and buses. So this is the project under FAME India, which stands for Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicle, and FAME India deals with the promotion of electric vehicle. Next is index of industrial production. So ये जो इंडेक्स है ये रिलीज किया जाता है, IIP रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एंड एज पर रिसेंट एडिशन ऑफ डाटा IIP grew 1% फॉर दिसंबर 2020। IIP में जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ को दिखाया जाता है। इंडस्ट्रीज जो PSUs हैं बेसिकली, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, पेट्रोल इंडस्ट्री, ठीक है, तो ये आती हैं IIP के अंडर। एंड व्हाट आर द ग्रोथ्स, इलेक्ट्रिसिटी ये भी IIP में आती है। तो व्हाट आर द ग्रोथ इन दीज इंडस्ट्रीज, तो ये IIP के थ्रू शो किया जाता है इंडस्ट्रीज। एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डिक्रीज टू 4.06% in January 2021 due to the decline of vegetable price। इन्फ्लेशन को दो मेथड से कैलकुलेट किया जाता है, वन इज CPI एंड अनदर इज WPI। CPI स्टैंड फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड WPI स्टैंड फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस में जो होलसेलर्स हैं जैसे मैन्युफैक्चरर, इसके बाद जो ट्रांसफर होता है गुड्स एंड सर्विसेज का वो होता है होलसेलर को, एंड देन रिटेलर को, एंड देन इट लीड्स टुवर्ड कंज्यूमर। सो होलसेलर के पास जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका करंट प्राइस क्या है एज कंपेयर टू बेस ईयर। जो बेस ईयर है वो है यहाँ पे, बेस ईयर है 2012। सो 2012 के कंपैरिजन में व्हाट इज द करंट प्राइस ऑफ द कमोडिटीज इन होलसेल्स। तो जब हम उसको कंपेयर करते हैं एंड जो भी ग्रोथ देखने को मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर एज कंपेयर टू द बेस ईयर, उसको बोला जाता है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। एंड व्हेन वी एंटर हियर रिटेलर, बिकॉज रिटेलर से डायरेक्ट कंज्यूमर जो है वो सामान लेता है। सो गुड्स एंड सर्विसेज का यहाँ पे कितना प्राइस है रिटेलर के पास, दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इसको भी कंपेयर किया जाता है बेस ईयर 2012 से। इंडियाज मैपिंग पॉलिसी, the Department of Science and Technology has announced major changes in India's mapping policy. This step aimed to enable the Indian companies to access to modern mapping technology को adopt और access करने का जो objective है
वो है इंडियाज मैपिंग पॉलिसी में एज पर द गाइडलाइंस रिलीज्ड बाय द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन फॉर एक्वायरिंग and producing geospatial data and geospatial data services including map. कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी कंपनीज के द्वारा फॉर प्रोड्यूसिंग geospatial data. So this is the new mapping policy made by Indian government, comes under Department of Science and Technology. Next current affair is from person in news, that is Preeti Sinha. Preeti Sinha is a Indian origin investment and development banker who has been appointed as a executive secretary of UN Capital Development Fund. So जो इंडियन ओरिजिन की प्रीति सिन्हा है उनको अपॉइंट किया गया है रिसेंटली एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी of UN Capital Development Fund. It is an organization that provide microfinance access to least developed countries. माइक्रोफाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में. सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट प्राणी मित्र अवार्ड. सो एस चिनी कृष्णा जो कि को फाउंडर हैं ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया, इनको जो है प्राणी मित्र अवार्ड जो है वो दिया गया है 2021 का बाय द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया. यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज and animal husbandry and dairying, Giriraj Singh, he has presented this award to Mr. Krishna in New Delhi for his lifetime services to animals. So Prani Mitra award is given to the person who is dealing with services related to animals, and it is country's highest award for animal welfare. So this award given to the people who are dealing with animal welfare. Next is SARC. SARC stands for South Asian Association for Regional Cooperation. South Asian Association for Regional Cooperation, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू नेपाल में. एंड इसमें जो मेंबर हैं वो हैं 8 मेंबर आर देयर इन सार्क. और मेंबर कौन कौन है? अफगानिस्तान, और ये अफगानिस्तान जो है ये भी न्यूज़ में है बिकॉज तालिबान का जो इशू अभी रिसेंटली राइज हुआ है. तो जो सार्क में जो मेंबरशिप है अफगानिस्तान की उसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है. तालिबान के आने के बाद जो सार्क में जो मेंबरशिप है तो इसमें देखने को मिलेगा कि अब इंडिया का क्या स्टैंड रहता है अफगानिस्तान को लेके. अगर हम बात करें मेंबरशिप ऑफ अफगानिस्तान इन सार्क, Afghanistan is the member, Pakistan is the member, and there is also a issue of India and Pakistan. और 2015 से जो है वो ये मीटिंग्स जो हैं वो नहीं हो पाई हैं बिकॉज द इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, देन श्रीलंका, and then Maldives.
म्यांमार इसका मेंबर नहीं है बिकॉज म्यांमार इज द मेंबर ऑफ आशियान. आशियान स्टैंड्स फॉर Association of Southeast Asian Nation. Association of Southeast Asian Nation. So India is not in the location of Southeast. India is a South Asian country और इसी कारण आशियान का मेंबर नहीं होने के कारण इंडिया हैज मेड अ ग्रुप जिसका नाम है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन. सो India is set to host virtual SAARC meet to discuss on management and response of COVID-19 pandemic. तो एक वर्चुअल मीटिंग को होस्ट किया रिसेंटली इंडिया ने सार्क की, और दिस हेल्थ सेक्रेटरी लेवल मीट वर्चुअली विद सार्क कंट्री. हेल्थ सेक्रेटरी लेवल की मीट थी ये, एंड विल बी कंक्लूडेड एज ए वर्चुअल वर्कशॉप to exchange best practices amid the pandemic. तो सार्क कंट्रीज जो हैं वो इंडिया की नेबर हैं, मोस्ट सारी कंट्रीज इंडिया की नेबर हैं, एंड पोस्ट जो जो ये पेंडेमिक है कोविड-19 का, इसमें इकोनॉमिकल हेल्थ लॉसेस जो हैं वो काफ़ी हुए हैं. तो इन सभी चैलेंजेस को कैसे टैकल किया जाए, सो हेल्थ सेक्रेटरी लेवल की ये मीट थी. In 2014, Nepal has hosted SAARC Leader Summit, which was the most recent meeting of the countries. 2014 के बाद due to the relationship between India and Pakistan, meetings जो हैं वो नहीं हो पाई SAARC की. Next is European Union. European Union is the organization having headquarters in Brussels, Belgium. Brussels, Belgium. The headquarters of European Union is in Brussels, Belgium. If I talk about the members, so now the members of European Union are 27. Previously there was 28 members, but in 2019 the Britain has withdrawal from European Union. ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से विड्रॉ कर लिया है, एंड द प्रोसेस कॉल्ड ब्री एग्जिट. सो ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर होना ब्री एग्जिट बोला गया. एंड नाउ देयर आर 27 कंट्रीज, एंड इंडिया जो है वाइट वॉज इन न्यूज बिकॉज इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है in the 11th India European Union macroeconomic dialogue, and the delegation was held in a virtual mode, online mode पे ये एक मीटिंग हुई which was led by Tarun Bajaj, and he is the Secretary of Economic Affairs. European Union is one of the India's largest trading partner. It is also an important source of technology and investment to India. So as far as investment, FDI, trade, technology investments are concerned, European Union is the most important groups for India. Next current affair from person in news, that is Ankita Raina. Ankita Raina is a India's tennis player who has won her maiden WTA title along her Russian partner Kamila Rakimova. Kamila Rakimova is the Russian partner of India's tennis player Ankita Raina. The duo clinched the double event in the Phillip Island Trophy इन मेलबर्न में. ये डबल जो प्लेयर्स का टेबल टेनिस के प्लेयर हैं अंकिता रायना एंड कमिला राकिमोवा, they have won the title, and with this win
28-year-old Ankita can reach top 100 of world tennis athlete ranking in doubles. She will be the second Indian woman player to be in the top 100. Second woman player है in table tennis, in tennis, in the list of top 100 after Sania Mirza. Sania Mirza was the first woman, Indian woman, who was in the list of WTA. Next is Naomi Osaka. Naomi Osaka has recently defeated Jennifer Brandi, and she has clinched the title of Australian Open Women's title. With this victory, she claimed fourth Grand Slam title in her career. Naomi Osaka is from Japan. 23-year-old player became third player after Monica Seles and Roger Federer to win their first four major final. She is presently ranked 2 in tennis rating. Naomi Osaka is from Japan and Jennifer ब्रैडी को ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है वो हराया. Next is 30th Adriatic Pearl Tournament, and it was organized in Budva, Montenegro. Indian women team topped the tournament with 10 medals, 5 gold, 3 silver, 2 bronze. And this was followed by Uzbekistan. Uzbekistan is in the second place, and Czech Republic is at the third place. Among Indian women boxing team finished with 5 medals. So जो women boxing team है, they got 5 medal. Total 10 medal मिले, and इसमें इंडिया ने जो है वो टॉप किया. 30th Adriatic Pearl Tournament, Budva, Montenegro. So with this, we end this lecture, and these were the most important topics of Feb month. Thank you.